मुझे आज भी याद है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 3 अगस्त 2019 को स्टेटमेंट दी थी जेके मीडिया में कि कुछ सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से मिल के आए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हमें अश्योर करवाया है मोदी जी ने कि 370-35 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और 5 तारीख को 370-35 से तोड़ा गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था वो एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत हुआ था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब भी मरकज के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी हो जब तक वो मरकज के साथ अलायंस नहीं करेगी तो शायद वो इस रियासत को नहीं, क्योंकि रियासत के जितने भी वसाइल हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने 1977 से लेकर 2002 तक तमाम वसाइल मरकज के हवाले कर दिए हैं। चाहे हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हों, जितने भी हमारे पानी के वसाइल हों, हमारे कश्मीर के अंदर जो गार्डन्स हैं वो गार्डन्स तक भी मरकज की एजेंसियों को जो है वो फारूक साहब ने जो है, यानी कि आपका कहने के मुताबिक चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार आए उसको सेंटर के साथ अलायंस करना निहायत ही जरूरी है। निहायत ही। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि रियासत जम्मू कश्मीर की अपने वसाइल क्या हैं, अपने वसाइल। अब अलायंस करने का एक मतलब होता है, एक अलायंस ये होता है कि आप जरूरतमंदाना अलायंस करो किसी जमात के साथ भी और उस जमात के एजेंडे को यहाँ लागू ना होने दो। हमने 28 एमएलए के साथ अलायंस किया बीजेपी के साथ 2015 से 14 से 2018 तक हमने बीजेपी का एजेंडा यहाँ नहीं चलने दिया। आज उमर साहब के पास 52 एमएलए हैं, एजेंडा किसका चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है। क्या उमर साहब लड़ाई लड़ सकते हैं बीजेपी के साथ? नहीं लड़ सकते हैं। और जब तक बीजेपी के साथ वो अंदरूनी कोई वो नहीं करेंगे, तालमेल नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे रियासत, फिर वो खुद कह रहे हैं मैं नहीं चला सकता। एक दिन कहते हैं सारे पावर मेरे पास है, एलजी के पास है ही नहीं कुछ, दूसरे दिन कहते हैं सारे पावर एलजी के पास है, मेरे पास है ही नहीं कुछ। तो हालत देख लीजिए आप, 10 महीने में आपको समझ आ गई होगी कि क्या कर लिया। आप अगर अवाम की लड़ाई लड़ना चाहते हो, आप छोड़िए आप डेवलपमेंट को, आप फिर अवाम की लड़ाई लड़िए। 370-35 के लिए आपने इलेक्शन जीता है, 370-35 को लाने के लिए लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। आइए आप सड़कों पे, जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में स्टेटहुड के लिए आइए सड़कों पे, आइए हम आपके साथ हैं। छोड़िए आप मत दीजिए इस्तीफा, आइए सड़कों पे। पीडीपी के एमएलए, पीडीपी के वर्कर, पीडीपी का ब्लॉक सदर से लेकर जिला सदर से लेकर पार्टी प्रेसिडेंट तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप एक तरफ से चापलूसी कर रहे हो बीजेपी की और दूसरी तरफ से आवाम को बेवकूफ बना रहे हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस वक्त पुंछ मंडी इलाका में मौजूद हूँ और मंडी के लिए बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वो जरहेज़ मिट्टी है जिसने कई नामी ग्रामी शख्सियात को जन्म दिया है। यहाँ के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी शख्सियात हैं जो आला कुर्सियों पर पोस्टेड हैं, कई ऑफिसर्स हैं, यहीं के एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और इस मिट्टी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को जन्म दिया है। परे साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पीडीपी के लीडर हैं और पीडीपी के ब्लॉक सदर भी हैं। परे साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मंडी की अगर हम खसूसी बात करें, मंडी के ही एमएलए रहे, एमएलसी रहे, ज़्यादातर अगर पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लीडर रहे हैं वो मंडी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे ज़्यादा अगर सियासत कहीं से चली है तो वो मंडी से ही चली है। तो आज क्या वजह है कि मंडी तरक्की की राह में बहुत पीछे है? सड़कों की खस्ता हाली है, बिजली का निज़ाम जो है अभी तक यहाँ पे सही नहीं हुआ है, जो फैसिलिटी मंडी के लोगों को मिलनी चाहिए थी आज तक लोग उससे महरूम हैं। तो तरक्की की राह में पीछे होने का वजह क्या है? आम लोग इसके लिए क्या सोचते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि काज़मी साहब आपने ये फरमाया कि मंडी की आवाम ने हमेशा जो है वो मंडी के ही नुमाइंदे को चुना, चाहे वो आला पोस्टों पे हों, चाहे वो असेंबली मेंबर के तौर वहाँ पे असेंबली में भेजा गया हो। तो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी नुमाइंदा आज तक बना वो मंडी से ही बना जी। मरहूम गरई साहब से लेकर आज जो मोहतरम एजाज जान साहब हैं, लेकिन मंडी की आवाम ने हमेशा एक तरफा
नुमाइंदे को वोट देकर कामयाब बनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नुमाइंदे अपनी कामयाबी से पहले इस इलाका का में आते हैं और इलेक्शन के दौर में जो आवाम के साथ बातें करते हैं या आवाम के साथ वादे करते हैं, तो उसके बाद 5 साल ये लोग जो हैं आवाम को नहीं मिलते। ये बदकिस्मती रही हमारी मंडी और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की कि जो भी मंडी का एमएलए बना, जैसे ही वो एमएलए बना, एमएलए बनते ही उसने पुंछ में कोठियां बना ली और वो सिटी में चला गया और उसको ये आवाम जो है वो हमेशा भूल गई। क्योंकि जब भी वो जिस लीड से एमएलए जीता तो वो मंडी की लीड से ही जीता। मंडी की आवाम ने तो बढ़ चढ़ के उनको वोट दिए, लेकिन मंडी की आवाम के बारे में लीडरों ने कभी नहीं सोचा। आज आप बखूबी जानते हैं कि 2024 में जब सितंबर में इलेक्शन हुए तो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने ही एक एकतरफा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, लेकिन पिछले 10 महीनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और वो ग्रास रूट पे आवाम को जो है वो सहूलियात देने में, बुनियादी सहूलियात हों, चाहे वो उन्होंने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए आवाम के साथ, उन वादों पे खरा उतरने की बात हो, तमाम तर मामलात में जो है मरकजी रियासत जम्मू कश्मीर की अवामी सरकार जो है वो फेल रही है। मैं बहैसियत ब्लॉक सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमने वक्त दिया 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कि जो इन्होंने वादे अवाम के साथ किए हैं कहीं ना कहीं उन वादों की शुरुआत होगी, लेकिन आज 10-11 महीने गुजर गए हैं, 9 महीने गुजर गए हैं, लेकिन जो अवामी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था और जिस बात के लिए, जिस भरोसे के लिए, जिस उम्मीद के लिए अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस उम्मीद पे खरा उतरने में नाकाम हो गई है और बिल्कुल फेलियर। यानी कि ये मान सकते हैं कि जिस विजन के साथ लोग जुड़े थे उस विजन पे काम नहीं हुआ। देखिए काज़मी साहब, मैं आपको बताऊं कि आप बखूबी जानते हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप कदम दर कदम रिपोर्टिंग करते हैं, आप इलेक्शन के कैंपेनों में भी आपने रिपोर्टिंग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था हर फैमिली को 10 किलो राशन जो है वो फ्री दिया जाएगा। इस वक्त तक उसके बारे में कोई बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। एक ड्रामा, एक शगुफा छोड़ दिया गया AAY कैटेगरी को, तो उससे भी यू टर्न ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि हुकूमत बनते ही 370-35 ए पे रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। जैसे ही हुकूमत बनी यू टर्न ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, क्या कहिए ऐसे लोगों का जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी चोर चोर मसेरे भाई, अंदर से ये एक हैं, बाहर से ये एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, लेकिन इनका ये एक होना रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरीके से इस अवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, हसनैन मसूदी साहब और उस वक़्त इनकी जमात के सीनियर लीडर मरहूम दविंदर राणा जी, इन्होंने एक डील की ऑनरेबल हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से, और अपने केस जो थे उन केसों से छुटकारा पाने के लिए इस रियासत का सौदा उन्होंने किया। जिस तरीके से 1974 में इस रियासत का सौदा किया गया था, 1954 में सौदा किया गया था, फिर जो हालात इस रियासत के 1977 से लेकर 2002 तक बनाए गए थे, यहाँ बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची जा रही थी, यहाँ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे थे, यहाँ बहनों की असमतें लूटी जा रही थी, और 2002 के बाद इस रियासत में चाहे 2019 को हमारी रियासत को गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी तो डिग्रेड भी किया गया, लेकिन वो जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस रियासत को अमन दिया था, वो अमन 2024 सितंबर तक चलता रहा। लेकिन फिर ये एक बार फिर ये नाअहल सरकार जब इस रियासत की बागडोर संभालने के लिए बागडोर रियासती अवाम ने इनको दी, फिर इनका ऐसा पैर इस रियासत में पड़ा कि आज देखिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं। जहाँ तक आपने बात की कि विजन को लोगों ने सपोर्ट किया, जो इनका विजन था लोगों ने उसके साथ लोगों ने चलने की कोशिश की। अब 9 महीने हो चुके हैं, इनकी तरफ से काम बिल्कुल नहीं किया गया जैसे आप कह रहे हैं।
चलिए, ये तो 5 साल के बाद पता चलेगा काम किया या ना किया, अवाम ने उसका फैसला करना है और अवाम जवाब लेना जानती है। सवाल ये उठता है परे साहब कि जब आपकी हुकूमत थी, पीडीपी के दौरे हुकूमत में, मंडी की अगर हम बात करें, क्योंकि मंडी से आपका भी ताल्लुक है और मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, मंडी की आवाम के लिए क्या काम किया गया? अगर काम किया गया, काम किए होते, जो इस बार का विजन था पीडीपी का, लोग पीडीपी के साथ भी चलते, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते। देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के खिलाफ एक वेव बनाएगी। वेव ये बनाएगी कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू की आवाम ने जो मैंडेट बीजेपी को दिया था और जो कश्मीर की आवाम ने मैंडेट पीडीपी को दिया था, और उस अवामी मैंडेट को देखते हुए 2014 में जब पीडीपी और बीजेपी की एक सरकार बनी, वो एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत बनी। और रही काम की बात, जैसा आपने कहा, मंडी में तहसील का दर्जा और तहसील ऑफिस कम्प्लेक्स जो बना हुआ है, ये पीडीपी की देन है। मंडी में डिग्री कॉलेज है, पीडीपी की देन है। और खासकर खिता पीर पंजाल में अगर आप कॉलेज का, जहाँ पे आपने कहा कई इसमें और लीडर हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से ये कोशिश थी जिसका ये नतीजा है, उसमें आप भी कह रहे हैं, और भी लीडर हैं। अब अवाम कंफ्यूज इसमें कई चीजों में रहती है कि ये है किसका, ये किसने कोशिश की। देखिए काज़मी साहब, मैं आपको बताऊं, मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा रियासत जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी जी। जम्मू कश्मीर रियासत के लिए 28 कॉलेजें सैंक्शन हुई। यहाँ पे हर आदमी ने आवाज उठाई मंडी में कॉलेज होनी चाहिए, लेकिन फिजिबिलिटी जब भेजी गई तो मंडी की कॉलेज को उस वक्त के मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब, जो आज अपनी पार्टी के चीफ हैं, ये उस वक्त पीडीपी की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर थे। एज पर फिजिबिलिटी जो है वो इस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो फिजिबिलिटी बनती थी वो पुंछ कॉलेज से 22 किलोमीटर थी, लेकिन उसमें उनको शायद ज्यादा चाहिए थी, तो इस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। तो 25 कॉलेजों का अख्तियार दिया गया था मिनिस्टर को कि वो किस इलाका को दे। 3 कॉलेजों का अख्तियार जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपने पास रखा था। और फिर जब हम पुंछ के, मंडी के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करान थे, हम सब जो है वो एक एजुटेशन की शक्ल में मोहतरमा जी के पास गए, डेपुटेशन लेके गए। हो सकता है उस वक्त शनाज गनई साहिबा ने भी आवाज़ उठाई होगी, हो सकता है उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कोई नुमाइंदा हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई होगी। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो 3 कॉलेजें अपने डिस्पोजल पे रखी थी, उसमें से मंडी को डिग्री कॉलेज जो है ये मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की देन। पर साहब, जितने भी असर रसूख वाले पीडीपी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो या तो दूसरी किसी पार्टी में चले गए या अलग पार्टी उन्होंने कोई तश्कील दी। आपको क्या लगता है कि पीडीपी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग अलग क्यों हुए? पीडीपी आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड क्यों कर रही है? देखिए काज़मी साहब, मैं आपको बात बताऊं कि हमारे मुल्क के अंदर 2014 के बाद एक ऐसी जमात आई है जिसने पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया। उसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तो मोहतरमा जी ने जब अपनी जमात का इक़्तिदार संभाला तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत जब हुकूमत कायम की बीजेपी के साथ, तो मोहतरमा जी ने डट के मुकाबला किया और बीजेपी का एजेंडा रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं चला और ना ही चलने दिया। और आप बखूबी वाकिफ होंगे कि रसाना वाला मसला आपने खुद देखा, एक मासूम बच्ची का कत्ले आम हुआ और बीजेपी के कुछ लीडर उन जालिमों के हक में खड़े हो गए, तो मोहतरमा जी ने उन लीडरों को कैबिनेट से बाहर, जिसमें लाल हुसैन सरफरिस्त थे, जिसको बीजेपी के कैबिनेट से मोहतरमा महबूबा जी ने बाहर निकलवा दिया। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने मिलकर पीडीपी के खिलाफ एक ऑपरेशन लोटस चलाया और पीडीपी के जितने भी लीडर्स थे उनको डराया, धमकाया, उनको ईडी और सीबीआई की धमकियां दी और उनको साइड कर दिया। आज आप देख रहे हो, जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त कह रहे थे कि पीडीपी कहीं है ही नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर के अंदर और जहां जहां भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो कई सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कश्मीर की इलाकाई जमातें, इनका इत्तेहाद होने के बावजूद भी 2000-3000 वोट से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो है वो जीता, दूसरे नंबर पर पीडीपी रही। और आज जब इस वक्त
नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने। आज आप देख रहे हो वो जितने साहबका एमएलएज जो पार्टी को छोड़ के साइड हुए थे, आज वो सारे ज्वाइन हो रहे हैं। परसों आपने देखा होगा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 42 लीडर, टॉप क्लास डिस्ट्रिक्ट के लीडर जो हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन हुए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोई मुतबादल नहीं था। जब एक मुतबादल जमात बनी तो 16 सीटों पे 2002 में हुकूमत की और बेहतरीन हुकूमत की, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को अमन दिया। फिर 2009 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 14 तक हुकूमत बनी। पूरे मेजॉरिटी में 2009 में भी कोई हुकूमत नहीं आ पाई और 2014 में भी कोई हुकूमत नहीं आ पाई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह सोचना था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी जमात है जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर डाउन करना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी चोर चोर मसेरे भाई, इन्होंने अंदरूनी खाना एक सेटलमेंट की और सेटलमेंट करने के बाद इन्होंने पीडीपी को तोड़ना शुरू किया और तोड़ते 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 कहीं सीबीआई का, कहीं कुछ, और जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में पीडीपी पे कोई बड़ा इल्जाम ना लगता तो शायद रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख ना करती। उन्होंने 370-35A को एक डील के साथ तोड़वाया और उसका सारा झूठा इल्जाम जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे डाला और एक वेव नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलाई कि हम इलेक्शन जीते ही रियासत जम्मू कश्मीर में 370-35A वापस लाएंगे। पटेल साहब, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से अगर बात की जाए और जो पीडीपी से हटकर दूसरी पार्टी उनसे बात की जाए तो उनका ये कहना है कि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर दरवाजे खोलने वाली मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं। तो फिर आप ये कहते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनका एजेंडा एक था। अगर वहाँ पे एजेंडा था तो फिर मैडम ने भी तो ज्वाइन किया था बीजेपी को, तो अलायंस करके गवर्नमेंट बनाई थी। तो ये क्या सच है कि पहले से ही बात सेटलमेंट की इनकी थी? वो मुझे थोड़ा बताएं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी 2002 में आती है। 2002 में जब बीजेपी बड़ी मुश्किल से मरकज में हुकूमत बनाती है तो उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के कोटे से पार्लियामेंट में मिनिस्टर बनते हैं जी। तो क्या उस वक्त वो परेशानी नहीं थी उनकी? जब 2014 में क्या उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी? जब 2014 में जम्मू की आवाम ने मैंडेट दिया बीजेपी को, मरकज में बीजेपी की सरकार थी, कश्मीर की आवाम ने मैंडेट दिया पीडीपी को, तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस, क्या जिस वक्त उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर बने थे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ था? क्या जिस वक्त इंदिरा राजेव अकार्ड, राजेव फारूक अकार्ड हुआ, इंदिरा शेख अकार्ड हुआ, कोई एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ था? तारीख लिखेगी कि 2014 में जब बीजेपी ने और पीडीपी ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक हुकूमत बनाई, एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ और हिंदुस्तान के वजीर आजम के उस एजेंडा ऑफ अलायंस पे सिग्नेचर हुए। और 2018 में जब एक मसला बना, अनफॉर्चुनेटली एक बच्ची का कत्ले आम हुआ, दोनों जमातों की आपस में जो है वो इख्तलाफ हुए और बीजेपी ने सपोर्ट विड्रा कर ली, हुकूमत गिर गई। उसके बाद मोहतरमा जी ने कहा इन तभी पार्टियों को कि आओ, हमें चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं, आप बनो, इस रियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे आज भी याद है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 3 अगस्त 2019 को स्टेटमेंट दी थी जेके मीडिया में कि कुछ सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती हैं, हम नरेंद्र मोदी जी से मिल के आए हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हमें अश्योर करवाया है मोदी जी ने कि 370-35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और 5 तारीख को 370-35A तोड़ा गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था वो एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत हुआ था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब भी मरकज के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी हो जब तक वो मरकज के साथ अलायंस नहीं करेगी तो शायद वो इस रियासत को नहीं, क्योंकि रियासत के जितने भी वसाइल हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने 1977 से लेकर 2002 तक तमाम वसाइल मरकज के हवाले कर दिए हैं। चाहे हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हों, जितने भी हमारे पानी के वसाइल हों, हमारे कश्मीर के अंदर जो गार्डन्स हैं वो गार्डन्स तक भी
मरकज की एजेंसियों को जो है वो फारूक साहब ने जो है, यानी कि आपका कहने के मुताबिक चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार आए, उसको सेंटर के साथ अलायंस करना निहायत ही जरूरी है। निहायत ही। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि रियासत जम्मू कश्मीर की अपने वसाइल क्या हैं, अपने वसाइल। अब अलायंस करने का एक मतलब होता है, एक अलायंस ये होता है कि आप जरूरतमंदाना अलायंस करो किसी जमात के साथ भी, और उस जमात के एजेंडे को यहाँ लागू ना होने दो। हमने 28 एमएलए के साथ अलायंस किया बीजेपी के साथ 2015 से 14 से 2018 तक। हमने बीजेपी का एजेंडा यहाँ नहीं चलने दिया। आज उमर साहब के पास 52 एमएलए हैं, एजेंडा किसका चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है। क्या उमर साहब लड़ाई लड़ सकते हैं बीजेपी के साथ? नहीं लड़ सकते हैं। और जब तक बीजेपी के साथ वो अंदरूनी कोई वो नहीं करेंगे, तालमेल नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पे रियासत, फिर वो खुद कह रहे हैं मैं नहीं चला सकता। एक दिन कहते हैं सारे पावर मेरे पास है, एलजी के पास है ही नहीं कुछ, दूसरे दिन कहते हैं सारे पावर एलजी के पास है, मेरे पास है ही नहीं कुछ। तो हालत देख लीजिए आप, 10 महीने में आपको समझ आ गई होगी कि क्या कर लिया। आप अगर अवाम की लड़ाई लड़ना चाहते हो, आप छोड़िए आप डेवलपमेंट को, आप फिर अवाम की लड़ाई लड़िए। 370-35 के लिए आपने इलेक्शन जीता है, 370-35 को लाने के लिए लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। आइए आप सड़कों पे, जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में स्टेटहुड के लिए आइए, सड़कों पे आइए, हम आपके साथ हैं। छोड़िए, आप मत दीजिए इस्तीफा, आइए सड़कों पे। पीडीपी के एमएलए, पीडीपी के वर्कर, पीडीपी का ब्लॉक सदर से लेकर जिला सदर से लेकर पार्टी प्रेसिडेंट तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप एक तरफ से चापलूसी कर रहे हो बीजेपी की, और दूसरी तरफ से आवाम को बेवकूफ बना रहे हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त समय दिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ शकील परे साहब, जो मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और ब्लॉक सदर हैं, पीडीपी के लीडर हैं, जिन्होंने मजीद बातचीत करते हुए बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाया है। अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें।